रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 जनवरी है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अपने मुल्क की खुशहाली चाहते हैं और ये दरीना ख्वाहिश बड़े तवील अरसे से पाकिस्तान के अवाम के दिलों में पनप रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो जाए, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, पाकिस्तान किसी किस्म के मुआशी बहरान का शिकार ना हो, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस बात को नोट किया गया है कि ये जो अवामी जज्बात हैं पाकिस्तान की तरक्की को लेके, पाकिस्तान की खुशहाली को लेके, इन अवामी जज्बात को सदारती निज़ाम का नफाज लेके एक्सप्लॉइट किया गया है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इस्तेहसाल किया गया है। तो आज के इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, उस फैसले की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इस तहरीरी फ़ैसले से आप तमाम नाज़रीन ये जान पाएंगे कि अगर मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम के साथ तब्दील करना है तो इसका आइनी तरीक़ाकार क्या है और इस आइनी तरीक़ाकार पर अमल दरामद करवाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। इसके अलावा दो मज़ीद ख़बरें हैं, उन ख़बरों के टाइटल चूँकि आप नाज़रीन थंबनेल पे पढ़ चुके हैं तो वो दो ख़बरें भी प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी तफसीली फ़ैसला जारी किया है, इसकी डिटेल में जाने से पहले सदारती निज़ाम के नफाज का जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, इसका मुख्तसर सा पस मंज़र आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन 2020 में सुप्रीम कोर्ट में 3 आइनी दरख्वास्तें सदारती निज़ाम के नफाज के लिए और सदारती निज़ाम के नफाज के लिए रेफरेंडम कराने के लिए अदालत उज़्मा में दायर की गईं। इन दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए कि ये दरख्वास्तें नाकाबिले समात हैं और एतराज़ात लगाने के बाद उन तीनों दरख्वास्तों को वापस कर दिया गया। लेकिन जो दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान का दर्द लेके अदालत उज़्मा पहुँचे थे, उन्होंने रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए इन एतराज़ात पर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। जैसे सुमरता बंदियाल ने अपने चैम्बर में एतराज़ात के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जहां दरख्वास्त गुजारों ने जज साहब से ये दरख्वास्त की कि हमारी इन अपीलों पर ओपन कोर्ट में समाअत की जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दुरुस्त हैं या गलत हैं, इसका फ़ैसला ओपन कोर्ट में किया जाए। तो 27 सितंबर को इस केस की आखिरी समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें दायर की गई थीं, उन दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात थे उन्हें दुरुस्त कहा गया और अदालत ने अब जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस सुमरता बंदियाल कर रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी निज़ाम को तब्दील करने का हुक्म देने का कोई अख्तियार नहीं। पाकिस्तान का आइन अदालत उज़्मा को ऐसा कोई हुक्म जारी करने का अख्तियार नहीं देता कि मुल्क का जो पार्लिमानी निज़ाम है उसे सदारती निज़ाम के साथ तब्दील कर दिया जाए। आइन की बुनियाद जो है वो पार्लिमानी निज़ाम है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के आइन का, उसमें पार्लिमानी निज़ाम को जो है वो शामिल किया गया है। अदालत अपने फ़ैसले में ये कहती है कि सियासी निज़ाम को तब्दील करने का फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, यानी कौमी असम्बली और सेनेट के ज़रिए मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम के साथ अगर कोई इदारा तब्दील कर सकता है तो वो फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। फैसले में कहा गया है कि कोई सियासी निज़ाम को पार्लिमानी निज़ाम से कोई सियासी निज़ाम को पार्लिमानी से सदारती निज़ाम में तब्दील करवाना चाहता है तो वो पार्लिमान से रिजू करे। सदारती निज़ाम की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो एतराज़ात लगाए थे वो एतराज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं और अदालत नहीं समझती कि रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं इन दरख्वास्तों पर, उन एतराज़ात को ख़त्म किया जाए। अदालत ने कहा अपने फ़ैसले में कि ये मामला सियासी नोयत का है और सियासी नोयत का फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट में हो सकता है, उसका जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, इन दरख्वास्तों में अदालती मदाखलत का किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं बनता। अब सदारती निज़ाम को नाफिज करने का तरीक़ाकार क्या है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जब 27 सितंबर को इस केस की आखिरी समाअत हुई थी तो जज साहबान की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए थे और दरख्वास्त गुजारों के क्या दलाइल थे, उनका मुख्तसर सा अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि 1962 के सदारती निज़ाम ने मुल्क को 2 लख्त कर दिया। रेफरेंडम और सदारती निज़ाम का तजर्बा हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। जनरल ज़िया, परवेज़ मुशर्रफ और अयूब खान ने अपने आप को सदर मुंतखब करवाने के लिए रेफरेंडम करवाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 1984 के रेफरेंडम में अवाम से ये सवाल किया गया कि अगर आप मुल्क में
اسلام چاہتے ہیں تو پھر ضیاء الحق کو جو ہے وہ صدر منتخب کیا جائے۔ عوام نے 1973 کے آئین میں پارلیمانی نظام حکومت کا انتخاب کیا تھا۔ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں سے یہ سوال پوچھا کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے ریفرینڈم کرانے کا وزیر اعظم کو حکم دیا جائے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کا نفاذ ہوگا تو ملک میں خوشحالی آئے گی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے صدارتی نظام کے نتیجے میں خوشحال ہو جائیں گے۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ یہ جو جمہوریت ہے پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں، جمہوریت خلفائے راشدین والی ہونی چاہیے۔ خاص طور پر یہ بات کی گئی درخواست گزار احمد رضا کی جانب سے، جس پر جسٹس امرتا بندیال نے یہ ریمارک دیے تھے کہ خلفائے راشدین جیسی قیادت ہر شخص کی خواہش ہے۔ جس طریقے سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک ترقی کرے، خوشحالی کی منازل طے کرے، ہر پاکستانی شہری معاشی طور پہ مضبوط ہو، پاکستان معاشی طور پہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو اور کسی قسم کے پاکستان کو اپنے معاشی معاملات کو چلانے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کی طرف قرضہ لینے کے لیے، امداد لینے کے لیے نہ دیکھنا پڑے، تو جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ خلفائے راشدین جیسی قیادت ہر شخص کی یہاں پاکستان میں خواہش ہے۔ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین جیسی قیادت کا ملنا مشکل ہے، ہم سب کو چمن میں دیدہ ور کی تلاش ہے۔ یعنی درخواست گزار نے کہا کہ خلفائے راشدین جیسی قیادت پاکستان میں ہونی چاہیے، اسی قسم کی خواہش کا اظہار جو ہے وہ جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے بھی کیا گیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ موجودہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس کے تحت جو پارلیمان موجود ہے اس میں وہاں کیا بات ہوتی ہے، وہاں پر گالم گلوچ ہوتی ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، سیاستدان ملک کا فائدہ، مفاد اور فلاح نہیں سوچیں گے، تو کیا ہم درخواست گزار بھی خاموش ہو جائیں، اس فورم سے رجوع نہ کریں؟ تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ریمارک دیے تھے کہ کیا اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلامی ملک میں صدارتی نظام کو نافذ کیا جائے گا؟ آئین کے تحت وزیر اعظم کو ریفرینڈم پر مشترکہ اجلاس بلانے کا اختیار ہے۔ کیا معاملے پر وزیر اعظم اور پارلیمان کے علم میں یہ بات لا کر اس پر کوئی فیصلہ کیا گیا ہے؟ عدالت کے پاس وزیر اعظم کو ریفرینڈم کرانے کا کوئی حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ صدارتی نظام میں صدر 51% ووٹ لے کر جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے، جس پر جسٹس منیب اختر کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کے کسی نظام میں بھی جو بھی صدر منتخب ہوتا ہے وہ 51% ووٹ لے کے نہیں آتا، بلکہ وہ عوام کی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ صدر منتخب ہوتا ہے۔ پھر عدالت نے فیصلے میں یہ کہتے ہوئے کہ یہ معاملہ عدالت کے متعلقہ نہیں، سیاسی نوعیت کا سوال ہے، تو لہٰذا ان درخواستوں کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ ملک میں صدارتی نظام کو لے کے آنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ویسے سپریم کورٹ اور آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ملک کا عدالتی نظام ہے اور جو ملک کا پارلیمانی نظام ہے اور جو آئین میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، یہ آئین کا بنیادی سٹرکچر ہے، یعنی اسے عام ترمیم کے ذریعے چاہے 2/3 سے کی جائے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ان تینوں چیزوں کو، یہ ہمارے دستور کی اساس ہے۔ اس کو تبدیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام سے تبدیل کرنا چاہتی ہے تو عام انتخابات میں وہ یہ نقطہ، یہ سوال عوام کے سامنے رکھے اور اسی منشور کے ساتھ عوام سے ووٹ لے کر آئے، اور جب وہ سیاسی جماعت عوام سے جیت کر آئے، اتنی اکثریت اسے ملے، تو اس جماعت کا جو وزیر اعظم بنے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بنائے، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ملک کے پارلیمانی نظام کو پھر صدارتی نظام سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ملٹری کورٹس کا فیصلہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا، اس فیصلے پر بھی جب 21ویں ترمیم پارلیمان سے پاس کروائی گئی تو اس کا جائزہ سپریم کورٹ نے لیا تھا، اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی بھی ترمیم جو بنیادی حقوق کے خلاف پاس کی جائے، اس کا عدالت یعنی عدالت عظمیٰ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت یہ مینڈیٹ لے کے آتی ہے اور صدارتی نظام کو اپنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس نظام کا جو اگلا ٹیسٹ ہوگا کہ اسے جوڈیشل ریویو سے گزارنا ہوگا۔ جب بھی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی، ویسے تو ہوتے ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو پھر کچھ ایسے لوگ جو ہیں عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں گے اور پھر عدالت عظمیٰ اس معاملے پر سماعت کرے گی۔ ویسے بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ صدارتی نظام کے لیے جب 51% ووٹ کوئی بندہ لے کر آئے گا وہ ملک کا صدر بن جائے گا، جب اسی اسمبلیوں سے آپ نے یہ امینڈمنٹ کروانی ہے، 2/3 اکثریت کروانی ہے، تو جو ایک حلقے سے الیکشن لڑ کے آتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیا وہ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام کے نفاذ کے حق میں ووٹ دیں گے؟ ایک MNA جس کے لیے ایک حلقے کا الیکشن لڑنا جہاں 5 سے 10 کروڑ کا خرچہ ہو جاتا ہے، کیا اگر کوئی عام شہری صدارتی نظام میں صدر پاکستان کے امیدوار کے طور پہ سامنے آئے گا تو کیا وہ امیدوار پورے ملک سے وہ الیکشن لڑ پائے گا؟ وہ عام شہری جو ایک حلقے کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، جس کے پاس
5 से 10 करोड़ की अमाउंट नहीं होती कि वो एक हल्के से इलेक्शन लड़के खुद को पैसा खर्च करके कामयाब बना सके। तो ये भी एक नुक्ता मौजूद है। लेकिन एक और भी मेरे बात जहन में आई थी कि अगर पार्लिमानी निज़ाम में भी लॉबीज़ होती हैं, ATMs होते हैं, तो जब सदारती निज़ाम का निज़ाम आएगा तो वहाँ पर भी लॉबीज़ होंगी, वहाँ पर भी ATMs होंगी, और उन ATMs की, उन लॉबीज़ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्या गारंटी है, जैसे जज साहब ने कहा कि सदारती निज़ाम के आने से पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली मिलेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं कि अंसार अब्बासी साहब की कौन सी खबर जो है वो गलत साबित हुई है। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी कि जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब है, उन्होंने अपना रिज़ाइन देने का फ़ैसला कर लिया है, मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है, और इस बारे में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह कर दिया है। तो असल खबर ये है कि ये बात अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को कही गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी सख्ती के साथ उसी रोज़ ही अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को ओहदा छोड़ने से रोक दिया था। और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि इस वक्त बहुत सारे अदालती मामलात चल रहे हैं, आप इस मौके पे हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आपको अटॉर्नी जनरल की जो जिम्मेदारियां हैं वो कंटिन्यू करनी होगी, आपका तसलसल रहेगा, आप ये ओहदा नहीं छोड़ सकते। तो जब ये जवाब इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो है वो खामोश हो गए। और हमारे पास ये भी खबर है कि एक बड़ी आला शख्सियत की जानिब से भी अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि आप फ़िलहाल ये ओहदा छोड़ के रिज़ाइन करके मुस्तफ़ी होके नहीं जाएंगे। दूसरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी थी कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने किस तरीके से 4 वज़रा की मेहनत पर पानी फेर दिया है। चंद रोज़ पहले नाज़रीन 4 वज़रा, जिसमें फैसल वाडा, जिसमें शहबाज गिल साहब, जिसमें हमाद अदर साहब और फवाद चौधरी साहब शामिल थे, उनकी जानिब से ये बयान दिया गया कि मुस्तफ़ी नवाज़ के 4 ऐसे अरकान जो है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आया, ख्वाजा आसिफ का नाम आया, एहसन इकबाल का नाम आया, और मिफ्ता इस्माइल के साथ एक और शख्सियत का भी नाम लिया गया, और बताया गया कि ये बड़ी आला शख्सियत के साथ जाके मिले हैं, और इन्होंने ये कहा है कि हमें वज़ीर आज़म के तौर पे आप कंसिडर करें, छोड़ें नवाज शरीफ को, छोड़ें शहबाज शरीफ को, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। तो कल एक प्रोग्राम में असद उमर साहब मौजूद थे, आपको पता है कि वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनका नाम भी लिया जाता है कि अगर इन हाउस तब्दीली हुई तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद कर दी है। असद उमर ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं, मैंने इक़्तिदार के ऐवानों में ऐसी कोई अफवाह नहीं सुनी कि मुस्तफ़ी नवाज़ के कौन से अरकान गए हैं, नहीं गए, क्या बात हुई है, मुझे इस हवाले से कोई खबर नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुस्तफ़ी नवाज़ में क़यादत की कशमकश चलती रहती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का कोई मुतबादल नहीं। और ये भी उन्होंने एडमिट किया कि मुस्तफ़ी नवाज़ में भी अगर वोट बैंक है तो वो नवाज शरीफ का है, वो शहबाज शरीफ का नहीं है, वो मरियम नवाज़ का नहीं हो सकता। जब तक नवाज शरीफ मौजूद हैं, कोई जमात के ऊपर, मुस्तफ़ी नवाज़ के ऊपर जो है वो कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो ये आज की हमारी खबरें। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।